हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, तो मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने दिए हुए नंबर 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है। उसके बाद जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी और पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद आपको बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल एचपीयू बीएड एंट्रेंस के रिलेटेड आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मात्र आपने ₹99 जो हम पेड करने हैं। पेमेंट और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए नंबर 9816270168 नंबर पर आपने कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मेले और त्योहारों के बारे में। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन आपसे हर एग्ज़ाम में जो है वो पूछे जाते हैं। एचपीयू बीएड एंट्रेंस में भी हर बार एक या दो क्वेश्चन फेयर्स एंड फेस्टिवल, मेलों और त्योहारों से पूछे जाते हैं। तो सभी मेले और त्यौहार इंपॉर्टेंट जो है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कुल्लू दशहरे के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में लगता है। कुल्लू मेले का ये काफ़ी प्रसिद्ध मेला है। ये मेला जो है वो ढालपुर मैदान पर लगता है। 1651 में शुरू हुआ था और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। उसके बाद ढूंगरी मेला की बात करते हैं। ये कुल्लू के मनाली में लगता है। ये मेला देवी हिडिंबा को समर्पित है। मई महीने में लगता है और हिडिंबा जो थी वो पांडव भीम की पत्नी थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नलवाड़ी मेले के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मेला है। नलवाड़ी मेला जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ये मेला 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टेन द्वारा जो था वो शुरू करवाया गया था। उस समय राजा अमरचंद जो थे वो कहलूर के शासक थे। जो कहलूर था वो बिलासपुर का प्राचीन नाम था। और ये मेला लुहणू मैदान पर लगने वाला एक राज्य स्तरीय मेला है जो मार्च के महीने में लगता है। इसे पशु मेला भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं नैना देवी मेले के बारे में। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, अगस्त महीने में लगता है। नैना देवी को ये समर्पित है। यात्रा यानी कि यात्रा, सारी यात्रा भी कहते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में लगता है मेला और मई के महीने में ये मनाया जाता है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं गुग्गा मेला के बारे में। गुग्गा मेला मुख्य रूप से गेडवी, बिलासपुर और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। अगस्त और सितंबर महीने में लगता है। मारकंडा मेला जो है बिलासपुर के जुखाला में लगता है। जून महीने में ये मेला लगता है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद डल मेला की बात करते हैं। डल मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लगता है। अगस्त महीने में ये मेला लगता है। ज्वालामुखी मेला ज्वालामुखी कांगड़ा में लगता है। अक्टूबर महीने में ये मेला लगता है। नागनी मेला नूरपुर जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लगता है। नागनी मेला जिला स्तरीय ये मेला है। कालेश्वर मेला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लगता है, राज्य स्तरीय मेला है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद लोसर उत्सव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोसर उत्सव डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में लगता है। नव वर्ष के आगमन पर लगता है। जिला स्तरीय ये मेला है। उसके बाद बात करते हैं फुलेच उत्सव के बारे में। इसे उख्यांग भी कहा जाता है, उख्यांग उत्सव भी कहा जाता है। फुलेच उत्सव जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में लगता है। ठीक है, और जिला स्तरीय मेला है, सितंबर महीने में लगता है। भरमौर यात्रा यानी कि भरमौर यात्रा जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में लगती है। चंबा में होती है ये मुख्य रूप से, अगस्त महीने में होती है। ठीक है, फूल यात्रा चंबा डिस्ट्रिक्ट के पांगी में अक्टूबर महीने में लगता है। सुई मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में लगता है। केवल महिलाओं और बच्चों के लिए लगने वाला ये मेला अप्रैल महीने में लगता है और ये मेला चंबा की रानी नैना देवी के बलिदान के लिए याद किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं मिंजर मेले के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है। ठीक है, ये मेला साहिल वर्मन ने आरंभ करवाया था और इस मेले में वरुण देव की पूजा की जाती है। अगस्त महीने में मनाया जाने वाला ये मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है।
उसके बाद बात करते हैं मणिमहेश मेले के बारे में, मणिमहेश यात्रा के बारे में। डिस्ट्रिक्ट चंबा में होती है, ये राज्य स्तरीय त्यौहार है। पिपलू मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट ऊना में लगता है, मई जून के महीने में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं चिंतपूर्णी मेले के बारे में, डिस्ट्रिक्ट ऊना में मनाया जाता है और यहाँ पर सती के चरण गिरे थे। बड़भाग सिंह मेला ऊना के मैडी में लगता है, जून महीने में लगता है। शूलनी मेला जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट सोलन में लगता है, जून के दूसरे रविवार आषाढ़ में लगता है, राज्य स्तरीय ये मेला है। शायरी मेले की बात करते हैं, सोलन के अर्की में मनाया जाता है और ये भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जुलाई महीने में ये मेला लगता है, ठीक है। उसके बाद करते हैं त्रिलोकपुर मेले के बारे में। त्रिलोकपुर मेला जो है वो सिरमौर के त्रिलोकपुर में लगता है। ये मेला माता बाला सुंदरी को समर्पित है, जो नवरात्रों में लगता है। रेणुका मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, रेणुका सिरमौर में लगता है और ये मेला नवंबर महीने में लगता है। उसके बाद बात करते हैं गसोता मेले के बारे में। गसोता मेला जो है वो आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, मई के महीने में लगता है। शिवरात्रि मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में लगता है। ये मंडी के पड्डल मैदान पर लगता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले का दर्जा प्राप्त है। इसे अजबर सेन ने शुरू करवाया था और ये मेला 7 दिन तक चलता है। गुरु चेले देवता आने वाले वर्ष की प्रमुख भविष्यवाणी इस मेले में करते हैं। सूरज सेन ने इसे सांस्कृतिक त्यौहार का स्वरूप जो था वो प्रदान किया था, ठीक है। शिवरात्रि मेला शुरू किसने करवाया था? अजबर सेन ने शुरू करवाया था और सांस्कृतिक त्यौहार का जो स्वरूप था वह प्रदान किया था किसने? सूरज सेन ने। उसके बाद बात करते हैं होली त्यौहार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, सुजानपुर टिहरा में लगता है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। संसार चंद द्वारा जो था वो शुरू किया गया था। माहू नाग मेला मंडी में, ठीक है, बखारी गांव करसोग में लगता है, ये आपने याद रखना है। छेसू मेला जो है वो रिवालसर मंडी में मनाया जाता है, राज्य स्तरीय मेला है जो 13 अप्रैल को लगता है। हिंदू बौद्ध सिखों के लिए ये धार्मिक महत्व रखता है। उसके बाद बात करते हैं लदारचा मेले के बारे में। लदारचा मेला जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के काजा में लगता है, राज्य स्तरीय मेला है, जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। शीतला देवी मेला सुंदरनगर मंडी में मनाया जाता है। त्रिलोकनाथ पौरी मेला जो है वो लाहौल स्पीति के उदयपुर में मनाया जाता है, जिला स्तरीय मेला है। भैंसों का मेला शिमला के मसोबरा में लगता है, सितंबर महीने में लगता है। सिप्पी मेला जो है शिमला के मसोबरा में लगता है, मई महीने में लगता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं पत्थर का खेल जो है वो शिमला के हलोग में खेला जाता है, अक्टूबर नवंबर महीने में मेला लगता है, दिवाली के अगले दिन। सांद मेला जो है वो शिमला में लगता है। फाग मेला रामपुर शिमला में लगता है, जिला स्तरीय मेला है। लवी मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, शिमला के रामपुर में लगता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है जिसे केहरी सिंह ने शुरू करवाया था। उसके बाद बात करते हैं देवट सिद्ध मेले के बारे में। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, जून महीने में लगता है। शिमला समर फेस्टिवल शिमला में मनाया जाता है, जून महीने में अंतर्राष्ट्रीय मेला है। मनाली विंटर कार्निवल मनाली में लगता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के फरवरी महीने में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है। तो ये तो प्रमुख मेले हो गए जो मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। उसके बाद बात करते हैं धामी गोली कांड के बारे में। धामी गोली कांड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो धामी गोली कांड था ये आपका कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 को हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 को धामी गोली कांड हुआ था। कुल जो थे वो 2 लोग शहीद हुए थे और धामी आंदोलन के जो मुख्य नेता थे वे थे भागमल सोठा। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो भागमल सोठा 16 जुलाई को लगभग 11 बजे शिमला से एक छोटे से दल को लेकर धामी के लिए चल पड़े। इस दल के 2 सदस्यों भगत राम और देवी सरन ने कांग्रेस का झंडा उठा रखा था। जब भागमल सोठा और उनके साथी धामी की सीमा के पास गन्नाहट्टी के पास पहुंचे तो रियासत के सिपाहियों ने सत्याग्रहियों के नेता भागमल सोठा को हिरासत में ले लिया और धामी ले गए। सत्याग्रहियों के स्वागत हेतु इकट्ठे हुए लोग राणा के विरुद्ध नारे लगाते हुए राणा के निवास स्थान के पास पहुंचे। राणा ने भयभीत होकर भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलाने के आदेश दे दिए। इससे वहां खलबली मच गई और बहुत से लोग बुरी तरह से घायल हो गए। 2 व्यक्तियों की मृत्यु होगी और सत्याग्रह के नेता भागमल सोठा को गिरफ्तार करके अम्बाला जो था वो भेज दिया गया था। तो धामी गोलीकांड कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 को हुआ था। कुल 2 लोग इसमें धामी गोलीकांड में शहीद हुए थे और इसके आंदोलन के जो नेता थे वे कौन थे? वे भागमल सोठा थे। ये आपने 3 बातें जो है वो इंपॉर्टेंट याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था
1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो मुखिया आयुक्त क्षेत्र था। 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य बनाया गया था। 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और अंततः 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और ये देश का 18वां राज्य बना था। नदियों की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियाँ चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना बहती है, जिसमें सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। 320 किलोमीटर जो है वो नदी बहती है और यमुना हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों में सबसे छोटी नदी मानी जाती है और जल संग्रहण अर्थात जल घनत्व के आधार पर चिनाब जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। हिमाचल प्रदेश के जिलों के बारे में बात करते हैं। 12 डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश के, प्रत्येक जिले का अपना महत्व है। जनसंख्या के आधार पर कांगड़ा जिला सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल के आधार पर लाहौल स्पीति। सिरमौर हिमाचल प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है तो किन्नौर पूर्वी, चंबा व लाहौल स्पीति उत्तर में स्थित है तथा कुल्लू व मंडी मध्य में स्थित है। हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना व कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं और पूछा ही जाता है। पहले भी पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश क्या रहा था, तो केंद्र शासित प्रदेशों से बनाया गया था। या फिर पूछ लेंगे पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान हुआ था और ये देश का कौन सा राज्य बना था, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। ये सिख धर्म के ये संस्थापक थे। पहले सिख गुरु नानक देव जी ने ज्वालाजी, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल, चंबा, कहलूर, सिरमौर, मंडी और सुकीत की यात्रा की। उनकी यात्रा की याद में स्वाथू के निकट जौसर में गुरुद्वारा बना है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं गुरु अर्जुन देव के बारे में। तो 5वें सिख गुरु ने अमृतसर में हरमंदिर साहिब के निर्माण के लिए पहाड़ी राज्यों से धन प्राप्त किया। कुल्लू, सुकेत, मंडी, चंबा और हरिपुर के राजा गुरुजी के शिष्य बने। गुरुजी ने भाई कल्याण को मंडी के राजा के पास भेजा, जिसके बाद राजा अपनी रानी के साथ अमृतसर पहुंचकर गुरुजी का शिष्य बना था। उसके बाद बात करते हैं गुरु हरगोविंद जी के बारे में। तो छठे सिख गुरु ने कहलूर के राजा के भेंट किए हुए भूभाग पर 1634 ईस्वी में कीरतपुर शहर बसाया और गद्दी स्थापित की। पहाड़ी राजाओं ने 1642 ईस्वी में गुरुजी के सहयोग से रोपण के नवाब को हराया था। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। तो गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहलूर की रानी से प्राप्त 3 गांव पर मखोबाल गांव बसाया, जो बाद में आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा। ये उनका निवास स्थान बना। उसके बाद करते हैं 10वें गुरु जो थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो थे वे गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी और पहाड़ी राज्य, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर शहीद कर दिया था। उनका लालन पालन आनंदपुर साहिब में हुआ था। तो गुरु तेग बहादुर जी जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे। उन्हें औरंगजेब ने इस्लाम धर्म कबूल ना करने पर जो था वो दिल्ली के चांदनी चौक पर जो था वो शहीद कर दिया था, फांसी दे दी थी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं संग्रहालय के बारे में, म्यूजियम के बारे में। भूरी सिंह संग्रहालय जो है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। इसकी स्थापना राजा भूरी सिंह ने की थी। इस संग्रहालय में कांगड़ा और बसोली शैली की कलाकृतियां रखी गई हैं। इनमें राधा कृष्ण प्रसंगों पर कृतियां उपलब्ध हैं। इसकी स्थापना जो थी वो कब की गई थी? 1908 में की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं नग्गर आर्ट गैलरी के बारे में। ये कुल्लू जिले के नग्गर में स्थित है। इसकी स्थापना निकोलस रोरिक ने की थी। इसे रोरिक आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। वर्ष 2012 में निकोलस रोरिक आर्ट कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं अंद्रेटा आर्ट गैलरी के बारे में। ये कांगड़ा जिले के अंद्रेटा में स्थित है। यहाँ शोभा सिंह की अनेक कृतियाँ जो है वो रखी गई हैं। इसे शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। इसमें उमर खयाम, सोनी महिवाल की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। इसे नोरा रिचर्ड्स जो शोभा सिंह की पत्नी थी ने स्थापित किया था। वर्ष 2012 में इसे आर्ट गैलरी को संग्रहालय में जो था वो बदला गया है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट म्यूजियम के बारे में। ये शिमला में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी।
कांगड़ा कला संग्रहालय जो है वो आपका धर्मशाला में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं जनजातीय संग्रहालय के बारे में। ये केलांग में स्थित है। इसकी स्थापना 2006 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं चित्रकला के बारे में। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले गुलेर कलम का नाम आता है। यहीं से चित्रकला के अन्य घराने जैसे कांगड़ा कलम, चंबा कलम, मंडी कलम और कुल्लू कलम का विकास हुआ। बाद में कांगड़ा कलम अत्यधिक विकसित और प्रसिद्ध होगी, जिससे पहाड़ी चित्रकला को कांगड़ा कलम कहा जाने लगा। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं रेल परिवहन के बारे में। हिमाचल प्रदेश में 1988 तक 209 किलोमीटर लंबी रेल लाइन थी, जो वर्तमान में बढ़कर 242 किलोमीटर हो गई है। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 3 रेल लाइन है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कालका शिमला रेल लाइन के बारे में। तो कालका शिमला रेल लाइन, ये रेल लाइन जो है वो नैरो गेज है। पटरी की चौड़ाई 0.76 मीटर है और इस रेल लाइन का काम जो था वो 1891 में शुरू हुआ। इस रेल लाइन पर 1903 में पहली ट्रेन चली थी। ये रेल लाइन 96 किलोमीटर लंबी है। इसमें 103 सुरंगें हैं, जिसमें बरोग सोलन सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी जो लंबाई है वो 1143 मीटर है। इस रेल लाइन पर 869 पुल है, जो कि रेल लंबाई की लंबाई का 3% है। भलखू राम ने छड़ी द्वारा छड़ी द्वारा सर्वे कर इस रेल लाइन की खोज में सहायता की। 7 जुलाई 2008 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। इसके चीफ इंजीनियर एच.एस. हैरिंगटन थे। ठीक है, कालका शिमला रेल लाइन ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो, ये क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछा जाता है रेल लाइन से। नेक्स्ट बात करते हैं जोगिंदर नगर पठानकोट रेल लाइन के बारे में। नैरो गेज रेल लाइन का निर्माण 1926 में शुरू हुआ था। 1929 में पहली ट्रेन चली थी। इस रेल मार्ग में 2 सुरंग 993 पुल स्थित है। गज खड सबसे लंबा नैरो गेज पुल है भारत का। इस रेल लाइन की लंबाई 113 किलोमीटर है। इसे कांगड़ा वैली रेलवे के नाम से जानते हैं। आहजू इस रेल लाइन का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। 1290 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। नेक्स्ट बात करते हैं ऊना नंगल डैम चरूड़ू रेल लाइन के बारे में। ये हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉडगेज रेल मार्ग है। इसकी लंबाई 16 किलोमीटर से बढ़कर 33 किलोमीटर हो गई है। इसका उद्घाटन जो था वो 1991 में तत्कालीन रेल मंत्री जन्नेश्वर मिश्र ने किया था। उसके बाद बात करते हैं कांगड़ा जिले में सड़कों की कुल लंबाई सर्वाधिक है, जबकि किन्नौर जिले में सड़कों की लंबाई जो है सबसे कम है। सड़कों का प्रति किलोमीटर सर्वाधिक घनत्व जो है वो हमीरपुर जिले में है और सबसे कम जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद बात करते हैं HRTC हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की जो स्थापना थी वे 2 अक्टूबर 1974 को HRTC का गठन जो था वो हिमाचल प्रदेश परिवहन और मंडी कुल्लू परिवहन को मिलाकर जो था वो किया गया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश परिवहन मंत्री हैं वे श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं। हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री हैं, फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं लिंग अनुपात और शिशु लिंग अनुपात के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वे 972 है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला जो है वो हमीरपुर है, 1095। सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला जो है वो किन्नौर है, 819। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं लिंग अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला जो जिला है वे आपका लाहौल स्पीति है। 2001 में 882 था। 0 से 6 वर्ष का हिमाचल प्रदेश का जो लिंगानुपात है वे 909 है। 2001 से 13 अधिक है। ठीक है, 0 से 6 वर्ष के लिंग अनुपात में लाहौल स्पीति 1033 लिंग अनुपात के साथ न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि भारत के 640 जिलों में प्रथम स्थान पर है। ऊना जिले का शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष तक 2011 में न्यूनतम जो था वो 875 था। हिमाचल प्रदेश की कुल शिशु जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 7,77,898 है, जो कुल जनसंख्या का 11.33% है। उसके बाद बात करते हैं साक्षरता और जनसंख्या घनत्व के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार तो हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 82.80% थी। हिमाचल प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 89.53% थी।
हिमाचल प्रदेश की महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 75.93% थी। 2011 में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला था वह आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट था, 88.15%। 2011 में सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो चंबा है, 72.17%। और 2011 में हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो 123 है, ठीक है, जो कि 2001 से 14 अधिक है। 2001 में जो था वो 109 था। 2001 की जो जनगणना हुई थी उसमें हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था वो 109 था, और 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वह 123 है। अभी अगले वर्ष जो है वर्ष 2027 में जनगणना होगी, ठीक है। होनी तो वैसे 2021 में थी, लेकिन कोरोना की वजह से, उसके बाद आम चुनाव की वजह से जो था वो थोड़ा डिले हो गया था। अब 2027 में जो है वो इसके जो आंकड़े हैं जनगणना के वे आ जाएंगे, ठीक है। सेंसस 2027 ये आपने याद रखना है, प्रत्येक 10 वर्षों बाद जो है वो जनगणना होती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने HPG के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए हैं, जो मेनली आपको आगामी HPU BEd एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU BEd एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है, और मात्र आपने ₹99 की पेमेंट करनी है इस नंबर पर। उसके बाद अपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वे भी आपने इसी नंबर पर सेंड कर देना है, व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी सभी सेक्शन की, चाहे HPG के हो, इंडियन GK हो, मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश, कमीशन एंड कमेटीज़, टीचिंग एप्टीट्यूड, सभी सेक्शन की जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा पेमेंट के बाद। और पेमेंट करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल HPU BEd एंट्रांस के रिलेटेड आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने दिए हुए नंबर पर सेंड कर देना है, और पेमेंट भी आपने इसी नंबर पर सेंड कर देनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU BEd एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।